नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ाने पर सरकार का फोकस। वित्त मंत्री ने की सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक। बैंकों को एनआरआई ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और फंड जुटाने की रफ्तार तेज करने के निर्देश। एचसीएल टेक ने जारी किए उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजे। FY27 गाइडेंस 1 से 4% पर बरकरार। डॉलर रेवेन्यू अनुमान से बेहतर। लगातार छठे महीने बढ़ी महंगाई की रफ्तार। जून में रिटेल महंगाई 3.93% से बढ़कर 4.38%। 18 महीने के ऊपरी स्तर पर खाने पीने की चीजें हुई महंगी। हवाई किराए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। 2 हफ्तों में हवाई किराए रेगुलेट करने के लिए बनाए गए नियमों की कॉपी दाखिल करने को कहा। 3 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। वित्तीय संस्थानों को साइबर हमलों से बचाने की चेतावनी। सरकार ने जारी की डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। 6 सेक्टर के ऊपर फोकस। एआई के नए मॉडल साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा। अमेरिका के साथ अंतरिम डील से भारत के इनकार की खबरों का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया खंडन। कहा दोनों पक्ष डील करने के लिए प्रतिबद्ध। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा डील का फ्रेमवर्क है तैयार। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। निफ्टी सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। निफ्टी बैंक में रिकवरी। आईटी शेयरों में शानदार तेजी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में ट्रस्ट को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी दिया नोटिस। 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सरकार का फोकस फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ाने पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ आरबीआई की स्कीमों की लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैंकों से एनआरआई ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और फंड जुटाने की रफ्तार को तेज करने को कहा। क्या हुआ है इस बैठक में, पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी, इस बैठक का खास मकसद यही था कि देश में किस तरह से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ाया जाए, बैंकों के लिए डॉलर की फंडिंग किस तरह से आसान हो और साथ ही साथ जो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस है, इस दौरान देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह से मजबूत बनाया जाए। इसके लिए जो आरबीआई की 3 स्कीम है, जिसमें FCNR, ECB और OFCB जो स्कीम स्वैप स्कीम है, इसकी समीक्षा की गई। इसमें खास तौर से वित्त मंत्री की तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया कि एनआरआई ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं, उन तक रीच बढ़ाएं, उनको आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास करें। ऐसा आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि इन तीनों स्कीम को काफी अच्छा रिस्पांस एनआरआई की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने जो अपने इंटरेस्ट रेट पर सीलिंग हटाई थी, उसकी वजह से खासा ये स्कीम लोकप्रिय हो रहा है। और खासतौर से इसमें देखें तो हांगकांग, सिंगापुर, यूके, यूएस से तमाम जो एनआरआई है वो काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ये स्कीम्स हैं, इसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, तो आरबीआई की तरफ से जो इसके लिए अनुमान पेश किए गए हैं, कहा गया है कि अक्टूबर से जो दिसंबर की तिमाही है, उस दौरान जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है, उसकी आने की प्रक्रिया में काफी तेजी आ सकती है। और खासतौर से जो आईएफसी है, जो गिफ्ट सिटी है, उसके जरिए भी जो विदेशी फंडिंग है, उसमें काफी तेजी आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर जो इस सभी स्कीम्स, जो 3 आरबीआई की महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसमें आरबीआई को एनआरआई को खासतौर से फोकस करने के लिए कहा गया है, उसको लेकर आज बैंकों के तमाम जो आला अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, उनको सरकार की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब आपको बता दें, एचसीएल टेक ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4,488 करोड़ से बढ़कर 4,624 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान कंपनी के आय और मार्जिन दोनों बढ़े हैं। एचसीएल टेक के तिमाही नतीजों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है दीपाली राणा। दीपाली, बताइए कैसे है एचसीएल टेक के पहली तिमाही के नतीजे? Q1 नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं और इम्पोर्टेंट रही है मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली जो गाइडेंस मेंटेन की है। जो गाइडेंस मेंटेन की है FY27 के लिए कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में वो 1 to 4% की रेंज में मेंटेन की है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस का जो अपर प्राइस बैंड है, जो अपर परसेंटेज बैंड है, वो शायद कम हो सकता है, बट उसे कंपनी ने मेंटेन किया है, जो कि पॉजिटिव है 1 to 4%। जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है FY27 के लिए, उसे भी रिटेन किया है 17.5 से 18.5% के रेंज में। नेट प्रॉफिट्स 4,624 करोड़ रहे हैं, एस्टिमेट से ज्यादा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रुपी टर्म्स में 34,580 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, ये भी एक्सपेक्टेशन स्लाइटली बेटर है। और जो डॉलर रेवेन्यू है
वो रहा है $3.65 बिलियन का। तो एस्टिमेट किया जा रहा था कि जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो सीक्वेंशली 1% के आसपास डिक्लाइन हो सकता है, बट ये कम डिक्लाइन हुआ है इसके मुकाबले 0.5% के आसपास ही। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके जो तमाम सेगमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो आईटी और बिजनेस सर्विसेज के रेवेन्यूज 26,050 करोड़ के आसपास आए हैं। इंजीनियरिंग एंड आरडी सर्विसेज के जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज होकर 5,690 करोड़ पर रहे हैं और सॉफ्टवेयर रेवेन्यूज भी बढ़कर 2,840 करोड़ पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर नेट न्यू बुकिंग्स रिपोर्ट की है और इसीलिए जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इस क्वार्टर में वो $2.41 बिलियन पर पहुंच गई है। प्रीवियस क्वार्टर में ये $1.94 बिलियन के आसपास थी। कंपनी ने क्लियरली कहा है कि जो एडवांस्ड एआई बिजनेस है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे अर्निंग्स को पूरा सपोर्ट मिला है और जो एडवांस्ड एआई बिजनेस के रेवेन्यूज हैं वो 10.6% बढ़े हैं Q1Q बेसिस पे और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें तो YY बेसिस पे 62% की ग्रोथ रही है। एम्प्लॉय एट्रिशन पिछले 12 महीनों में 12.7% पर रहा है, मार्च क्वार्टर में 12.5% के आसपास आंकड़ा था और एक इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया है 12 रुपये प्रति शेयर का। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है। जी दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। महंगाई में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। रिटेल महंगाई में लगातार 6वें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून में रिटेल महंगाई 3.93% से बढ़कर 4.38% हो गई है और ये 18 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। जून में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं। खाद्य महंगाई दर 4.78% से बढ़कर 5.32% हो गई है। वहीं कोर सीपीआई की बात करें तो वहां 3.8% से बढ़कर 4.1% हो गई है। कपड़ा, जूता, चप्पल महंगाई में भी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि हेल्थ महंगाई 1.49% से घटकर 1.42% हो गई है। वहीं पर्सनल केयर और मिसलेनियस महंगाई भी थोड़ी घटी है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान अचानक बढ़ने वाले हवाई किराए से जल्द राहत मिल सकती है। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नए नियम तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। लोगों ने अक्सर देखा होगा कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान एयरफेयर बढ़ जाते हैं। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा था कि सरकार इसके अंदर दखल दे और जो एयरफेयर्स हैं उनको मॉडरेट करे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में नियम ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और अगले 30 दिनों के अंदर उन नियमों को संसद के दोनों सदनों के अंदर पेश कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी नाराजगी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा कुंभ के दौरान या फिर दूसरी छुट्टियों के दौरान एयरफेयर काफी बढ़ गए थे और सरकार ने इस मामले में कोई भी दखल नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप इसकी कॉपी हमको 2 हफ्ते के अंदर सौंपिए, चाहे आप इसको संसद में पेश कीजिए या ना कीजिए, लेकिन 2 हफ्ते में इसकी कॉपी हमको दीजिए, चाहे वो सीलबंद लिफाफे में हमको ये रिपोर्ट दीजिए। तो अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो सरकार है वो नियमों को नोटिफाई कर देगी और उसके बाद जो भी एयरफेयर छुट्टियों के दौरान बढ़ते हैं उनके ऊपर रोक लग सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी चपेट में वित्तीय संस्थान भी तेजी से आ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई के जो अभी लेटेस्ट मॉडल्स है वो किस तरह साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के डीजी संजय बहल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न है डिजिटल थ्रेट के लिए? नहीं, हमारे रिपोर्ट में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो हमने देखे हैं, इन्वेस्टिगेट करे हैं थ्रेट्स, उनके बारे में बताया किस तरह से वो थ्रेट्स हो रहे हैं, किस चीज़ से आपको कंट्रोल्स कौन से लगाने हैं, कैसे आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है। बेस्ड ऑन दैट हमारी जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें हमने 7 एरियाज बताए थे कि इन सब एरियाज में आगे जाके अगले साल ये थ्रेट्स बढ़ेंगे। उनमें से 6 एरियाज़ में क्लियरली दिख रहा है कि थ्रेट्स बढ़े हैं। एक एरिया जिसमें अभी नहीं दिखा है उतना काम, वो है क्वांटम। तो क्वांटम का आगे जाके आने वाला है। सो हमने ये सब कवर किया है इस रिपोर्ट में और सबको बताया कि किस तरह से अपने आप को सेफगार्ड करें। स्पेसिफिकली सर, एआई मॉडल्स काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं, उनका तो इस्तेमाल हैकिंग के लिए भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ सेफगार्ड आपने बताया कैसे हो सकता है? एआई मॉडल्स हर रोज़ आप देख रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, तो हमने उसके बारे में भी बताया है कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है एंड उसके ऊपर काफ़ी सारा काम चल रहा है। तो ये नया एरिया है
पूरी दुनिया में सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं भारत में। एंड इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स किस तरह से करना है, सर्टेन ने ऑलरेडी पब्लिश करी है, ब्लूप्रिंट पब्लिश करा है, बिल ऑफ मटेरियल पब्लिश करा है फॉर एआई, फॉर सॉफ्टवेयर, फॉर हार्डवेयर, फॉर क्रिप्टो, फॉर क्वांटम। एंड ऑल्सो हमने एक OEMs को क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी एआई के लिए गाइडलाइंस पब्लिश करी है। फाइनली सर, कोई सजेशंस बैंक्स के लिए कि किस तरह से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बता सकते हैं इसके थ्रेट से? हाँ, तो वो उसमें सब डिटेल्ड प्लान दिया है और दे कैन फॉलो दैट, वो सब बहुत विस्तार में दिया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की अंतरिम डील रिजेक्ट करने की खबरों का खंडन किया है। गोयल ने कहा है कि दोनों पक्ष डील करने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि यूएस ट्रेड डील के शर्तों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, यूएस ट्रेड डील को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, दरअसल यूएस के साथ जो ट्रेड डील की बातचीत लंबे समय से चल रही है, वो ट्रेड डील कभी भी हो सकती, इसकी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन इस बीच एक खबर आ गई जिसमें यह कहा गया है कि फिलहाल अंतरिम ट्रेड डील के भारत पक्ष में नहीं है और ऐसा अंतरिम ट्रेड डील नहीं करना चाहता है। लेकिन उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये खबर बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जून में जब USTR भारत आए थे तो उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई है और दोनों पक्ष लगातार संपर्क में बने हुए हैं और एक बेहतर ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पूरा फ्रेमवर्क, यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार है और कभी भी ये ट्रेड डील पे दस्तखत हो सकता है। ये एक सही समय का इंतजार किया जा रहा है और दोनों पक्ष, दोनों देशों के किसानों को फायदा हो, कारोबारियों को फायदा हो, इस बात से अवगत है और कोशिश इसी तरफ की जा रही है कि डील ऐसा हो ताकि दोनों पक्ष को संतुलित अब डील मिल सके। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हुई। कारोबार के शुरुआती दौर में बाजार पर दबाव देखने को मिला, लेकिन बाद में बाजार ने कम बैक करते हुए निचले स्तर से शानदार रिकवरी की। निफ्टी सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग ली तो वही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे से सुधर कर बंद हुए। ओवरऑल कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और मार्केट की एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन वहां से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आईटी शेयर्स के दम पर बाजार ने दिखाई। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार लगभग हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज एक फ्लैट कारोबार देखने को मिला, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी प्ले आउट होती हुई नजर आई। आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर जो है फ्राइडे के मुकाबले काफ़ी खराब है, लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो पिक्चर काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे से मार्केट ने खुद को रिकवरी दिखाई है। अगर बात करेंगे आईटी तो आज का हीरो ऑफ द डे रहा। इसके अलावा PSU बैंक और बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये सारे स्टॉक्स थे। ऑटो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन रियलिटी, FMCG, मेटल, फार्मा यहाँ पर मुनाफा वसूली नजर आई। इंडिया विक्स यहाँ पर जंप देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट रख लेते हैं। यहाँ पर सारे ही आईटी काउंटर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रासिम, टाटा स्टील, नेस्ले और इंटरग्लोब एविएशन, हालांकि जो क्रूड ओपन हुआ है वहां से यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। FMCG में भी आज मुनाफा वसूली तगड़ी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। जस्ट डायल में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। नतीजों के बाद शेयर करीब 20% के अपर सर्किट के साथ हीरो ऑफ द डे बना। बाजार को नतीजों में क्या अच्छा लगा, बता रही है नुपुर। नंबर्स तो आए हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट में बदलाव भी होते हुए नजर आए, वो ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q1 के जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है 6.6% के आसपास है। 327 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन देखें तो 26.7% के इस क्वार्टर्स में आते हुए नजर आए। इसके अलावा जो बाकी के पैरामीटर्स है वहाँ पर भी आपको प्रदर्शन अच्छा ही नजर आएगा। एक्टिव लिस्टिंग देखें तो 13% का बदलाव यहाँ पर आते हुए दिखा है। पॉजिटिव साइड पर 56 मिलियन के आसपास
आंकड़ा आते हुए नजर आया। हालांकि जो यूनिक विजिटर्स है वो फ्लैट रहा है इस क्वार्टर में, 192 मिलियन के आसपास ये आंकड़ा आपको नजर आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू 540 करोड़ के आसपास का रहा था क्वार्टर 1 FY27 में। कंपनी के पास देखे तो 6022 करोड़ का कैश और मार्केट कैप देखे इस कंपनी की तो 5760 करोड़ के आसपास की आती है। तो डेफिनेटली मार्केट कैप से ज़्यादा का कैश कंपनी की बुक्स में आपको नजर आएगा। पिछले कुछ समय में कंपनी ने 2 बायबैक भी किए। 2020 में 220 करोड़ का बायबैक किया था, 2016 में 165 करोड़ के आसपास का बायबैक कंपनी ने दिया था। हालांकि 2015 के बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन इन सब से ऊपर जो टॉप लेवल में बदलाव है वो भी बाजार को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। जो कंपनी के फाउंडर MD एंड CEO है VSS मनी साहब, वो अब एग्जीक्यूटिव की जो भूमिका है वहाँ से हटने वाले हैं और उनकी जगह लेंगे मिस्टर दिनकर, जो कि CEO पद पर नियुक्ति इनको मिलती हुई नजर आई है। 10 जुलाई से ये लागू हो चुकी है। इनका एक्सपीरियंस देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ये आते हैं। फ्लिपकार्ट होलसेलर स्ट्रैटेजी के हेड रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस के तौर पे काफ़ी रिटेल मार्केट हो या रिटेल कंज्यूमर का जो मार्केट है वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और साथ ही साथ CFO की भी बात करें तो मिस्टर दिनेश तनुजा जी जो है वो CFO के पद पर चुने गए, जिनकी जो इफेक्टिव जो ज्वाइनिंग होगी वो इसी महीने से होती हुई नजर आएगी। तो टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, नंबर्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज स्टॉक में 20% का अपर सर्किट है। अनलिस्टेड मार्केट में निवेश आपकी पॉकेट पर भारी पड़ सकता है। हाल में आए IPOs में निवेशकों को बड़ी चपत लगी है। अनलिस्टेड शेयरों में निवेशकों का पॉकेट किस तरह से खाली हुआ है, समझा रहे हैं आशीष। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टैगलाइन दी है कि अनलिस्टेड मार्केट और खाली पॉकेट, क्योंकि एक प्री IPO का हाइप बनाया जाता है और दरअसल आप देखें तो जो अनलिस्टेड स्पेस होती है इसमें आपकी फ्री मार्केट फोर्सेस जितनी बढ़िया लिक्विडिटी नहीं होती, तो आपकी जो प्राइस डिस्कवरी होती है काफ़ी हद तक इंडिकेटिव होती है और जितनी जगहों पर देखेंगे उतने अलग अलग भाव आपको पता चलते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर आप IPO से पहले अनलिस्टेड स्पेस में खरीदारी कर लेंगे तो जब IPO आ जाएगा, हाइप बनेगा, तब आप एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जो अनलिस्टेड स्पेस के निवेशक हैं ज़्यादातर IPO में इन्हें चपत्ती लगी है। अब आप SBI फंड्स की बात करें तो यहाँ पर अनलिस्टेड स्पेस में जो भाव चल रहा था ये तकरीबन 850 रुपये प्रति शेयर के आसपास, और जो IPO का प्राइस निकल कर आया 574, यानी 32 से 35% तक का डिस्काउंट आप ये समझ लीजिए। और सिर्फ SBI फंड्स की बात नहीं, जैसे कि मैं बता रहा था कि लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप 2022 में आए हुए AGS ट्रांजैक्ट को देखें। अब इसका जो IPO प्राइस था ये तकरीबन 195 रुपये प्रति शेयर के आसपास, और इसका जो भाव चल रहा था अनलिस्टेड स्पेस में ये 550 रुपये प्रति शेयर, यानी अगेन यहाँ पर भी आप देखें तो डीप डिस्काउंट। वहीं HDB फाइनेंशियल्स, क्योंकि इसकी पेरेंटेज भी बहुत अच्छी थी, अच्छा अनलिस्टेड स्पेस में इसकी मांग भी बहुत बढ़िया थी, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी थी, तो इसके केस में भी आप देखें 2025 का IPO 40% का जो वेरिएशन है अनलिस्टेड और फिर IPO के प्राइस में आपको देखने को मिला। सिमिलरली UTI AMC, इसके केस में भी आप देखें तो जो IPO का प्राइस था 552-554 रुपये प्रति शेयर और 1100 रुपये जो चल रहा था भाव, यानी आप देखें कि क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर अनलिस्टेड स्पेस के निवेशकों का। और बड़ी सिमिलर कहानी चाहे आप PB फिनटेक को देखें जिसमें 45% की चपत लगी, टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, वारी एनर्जीज़ है, डिलीवरी है और अगेन SBI फंड्स। यानी अगर आप सिर्फ प्री IPO हाइप के चलते अनलिस्टेड स्पेस में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। E20 पेट्रोल पर विवाद और सरकार की सफाई का दौर जारी है। ऐसे में एक आम ग्राहक के सामने कई सवाल हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। जानकारी कम, हंगामा ज्यादा। शाम 7:57 पर। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की CBI से जांच कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट भी तलब की है। इस मामले में आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा।
राम मंदिर में दान चोरी के मामले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की। सरकार ने नोटिस भेजे जाने से इनकार किया। सरकार ने कहा कि एसआईटी ऑलरेडी अपना काम कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये जानना जरूरी है कि एसआईटी की प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ एसआईटी की रिपोर्ट भी तलब की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामला काफी संगीन है और इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को रखे जाना जरूरी, सहज करना काफी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट मांगी और उसके साथ साथ कहा कि आप बताइए कि एसआईटी की गठन में क्या प्रक्रिया का पालन किया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 20 जुलाई को करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब राजस्थान के बुटाटी धाम में गबन का खुलासा हुआ है। नागौर जिले में डेगाना के बुटाटी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में 22 करोड़ की गड़बड़ी मिली है। जनवरी में जिला कलेक्टर ने एक समिति बनाई थी। इस समिति में बाद में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 13 कर दी गई थी और इस समिति ने 146 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें सोना, चांदी, भोजशाला, गौशाला, सीसीटीवी में हिसाब में अंतर और गड़बड़ियां पाई गई है। बुटाटी धाम स्थित श्री चतुर्दास महाराज मंदिर देश विदेश के लकवाग्रस्त मरीजों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह श्रद्धालु चमत्कार की उम्मीद और अटूट विश्वास के साथ पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। लेकिन अब इसी आस्था और मंदिर की करोड़ों रुपए की संपत्ति में कथित गबन का मामला सामने आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इतिहास रच दिया है। लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए इतिहास के पहले महिला टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त देकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर लिया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई महिला क्रिकेटर नहीं कर सकी थी। दोनों ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर्स बनने का गौरव हासिल किया है। क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड की पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने भारत की दूसरी पारी में दबाव की परिस्थितियों में 113 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। दूसरी पारी में भारत ने यास्तिका भाटिया के शानदार शतक और स्मृति मंदाना के बेहतरीन 70 रनों की बदौलत इंग्लैंड के सामने जीत के लिए एक असंभव सा लक्ष्य रखा। जवाब में रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय स्पिन और पेस के चक्रव्यूह में फंसकर मैच हार गई और भारत ने 270 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की महिला टीम को सिर्फ 186 रन पर ऑल आउट कर दिया। 7 विकेट लेने वाली क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। 4 दिग्गज टीमें अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन टॉप 4 में है। बुधवार यानी 15 जुलाई को पहला सेमीफाइनल मुकाबला किलियन एम्बापे की फ्रांस और लामीन यमाल की स्पेन के बीच होगा। फ्रांस के पास किलियन एम्बापे, माइकल ओलेसी और डिजीरे डुए जैसे स्टार खिलाड़ी है, जबकि स्पेन की उम्मीदें युवा स्टार लामीन यमाल और मिडफील्डर मिकेल मरीनो पर टिकी होंगी। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला रात 12:30 बजे होगा। दूसरे सेमीफाइनल मैच में लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना और हैरी केन की इंग्लैंड आपस में भिड़ेंगी। दोनों देशों की राइवलरी काफी पुरानी है। अब मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। यह मैच 16 जुलाई को रात 12:30 बजे होगा। अब आपको बता दें, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में चल रही पार्टी उस वक्त मातम में बदल गई जब अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा पब धुएं और लपटों से भर गया। जान बचाने के लोग इधर उधर भागे, कई लोग टॉयलेट में जाकर फंस गए, लेकिन वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड में जश्न के दौरान मातम की चीख। बैंकॉक के पब में भीषण अग्निकांड। पब में पार्टी कर रहे लोगों की दर्दनाक मौत। ये तस्वीरें बैंकॉक के उस पब की हैं जहां रात जश्न की थी, लेकिन सुबह मातम लेकर आई।
बैंकॉक के उत्तरी इलाके के इस पब में रविवार देर रात सैकड़ों लोग पार्टी में मस्ती कर रहे थे। तभी स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं उठना शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड में लाइट चली गई और तेज धमाके के साथ आग की लपटें बहने लगी। देखते देखते पूरा पब आग और जहरीले धुएं से भर गया। अचानक मची भगदड़ में हर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जान बचाने के लिए लोग टॉयलेट की ओर भागे। लोगों को लगा कि शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा, लेकिन वहाँ कोई एग्जिट नहीं था। बस था तो धुएं का गुबार। यही जगह लोगों के लिए मौत का कुआं बन गई। दम घुटने से कई लोग तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गए। रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा लाशें इसी टॉयलेट के आसपास से मिली। अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। टॉयलेट के अंदर और उसके बाहर कई शव पड़े थे। कई लोग एक दूसरे से लिपटे मिले। चश्मदीदों के मुताबिक रात के करीब 12 बजे अचानक स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से काला धुआं निकला। पल भर में म्यूजिक की जगह चीखों ने ले ली। पब के भीतर बारूद की तरह आग फैली और कुछ ही मिनटों में चारों तरफ सिर्फ मौत का तांडव दिखा। बैंकॉक के इस पब में लगी भीषण आग को करीब 35 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री खुद तड़के सुबह मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में जो सच सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस पब में सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। पब के भीतर पर्याप्त फायर एग्जिट थे ही नहीं और इसी लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।